हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं देखिए वही जो फिजिकल फार्मास्टिक्स हमारी बीफार्म थर्ड सेमेस्टर में चल रही थी। तो इसमें देखिए हमारी 5th यूनिट यहाँ पे चल रही थी और लास्ट वीडियो में जो हमने कवर करा था वो था सोरेनसन्स पीएच स्केल और पीएच को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके दोनों मेथड। आज हम देखने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है देखिए वो है एप्लीकेशन ऑफ बफर एंड बफर इक्वेशन एंड बफर कैपेसिटी। आज की इस वीडियो में इतना हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट में इस यूनिट को हम खत्म कर देंगे, जो वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है एक्चुअली में बफर की, बफर होते क्या है। एंड बाकी शुरू से लास्ट तक जो यहाँ तक की सारे वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एंड सारे नोट्स का जो लिंक है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं बफर क्या होते हैं। बफर वैसे तो एक्चुअली में आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेम में पढ़े भी होंगे, लेकिन अगर याद भी नहीं है तो मैं आपको याद करा देता हूँ कि देखिए अगर हम नॉर्मली बात करें जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, इसके सपोज करिए हमारा कोई भी सॉल्यूशन है, तो अगर हम इसमें एसिड डालते हैं तो इस सॉल्यूशन का नेचर भी एसिडिक हो जाएगा, यानी कि इसका जो पीएच है वो 7 से घट जाएगा नीचे। अगर हम यहाँ पे दूसरी तरफ बेस डालते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन में जो नॉर्मली जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं तो उनका जो मतलब कि नेचर है वो भी हमारा बेसिक ही हो जाएगा। कहने का मतलब है उनका पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं कि जिनमें अगर हम एसिड या बेस डाल देते हैं तो उनके पीएच पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बोले तो पीएच को रेजिस्ट करते हैं, पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए वही डिफाइन करके लिखा हुआ है, आपको समझ आ ही गया होगा। यानी कि बफर आर दो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट पीएच चेंज इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस एडेड टू इट। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो पीएच को चेंज होने नहीं देते, रेजिस्ट करते हैं इवन कि अगर हम उनमें एसिड या बेस ऐड कर दें फिर भी। तो ये होते हैं बफर सॉल्यूशन। और जो बफर सॉल्यूशन होते हैं उनका काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। देखिए आपको मैं एग्जांपल देके चलता हूँ। जैसे कि हम सिरप वगैरह पीते हैं, सिरप आपने पी भी होगी, या फिर और भी कोई फॉर्मुलेशन है जैसे इंजेक्शन वगैरह हम लगवाते हैं, तो उनका जो पीएच है वो कांस्टेंट रखना होता है। जैसे कि सपोज उसकी एक्सपायरी डेट 2 साल है पीएच हमारी सिरप की, तो 2 साल लगातार इतना ही पीएच होना चाहिए जितना कि शुरू में सेट किया है। सपोज करिए वहाँ पे जो पीएच है 6 सेट किया गया है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक उतना ही होना चाहिए। तो जैसे कि हम अपनी जो सिरप वगैरह होते हैं उनको कहीं पर भी स्टोर करते हैं या उनको हम यूज़ करते हैं, तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि मतलब पीएच को चेंज कर देते हैं। लेकिन उन्हीं को चेंज होने से रोकने के लिए हम जो है इन्हीं सिरप वगैरह में या इंजेक्शन वगैरह में बफर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, जिससे कि पीएच चेंज नहीं हो। तो आपको इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी क्यों हम बफर सॉल्यूशन को इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका जो यूज़ है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में किया जाने वाला है। अगर हम बात करें देखिए इसके कंपोजिशन की, तो जो बफर सॉल्यूशन जो होते हैं ये मिक्सर होते हैं। ये दो चीज़ के मिक्सर होते हैं। देखिए या तो होगा वीक एसिड और उसका सॉल्ट, उसको हम बफर सॉल्यूशन बोलेंगे, या फिर होगा वीक बेस और उसका सॉल्ट। यहाँ पे एक वीक एसिड या वीक बेस होता है और उन्हीं का होता है सॉल्ट कॉम्बिनेशन में। जैसे कि मैं आपको लिख करके बताता हूँ कि देखिए वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, इसी वीक एसिड का सॉल्ट, तो ये जो है हमारे क्या कहलाएगा, ये बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। यहीं अगर हम चेंज कर दें कि वीक एसिड की जगह अगर हम वीक बेस लें और उसी वीक बेस का सॉल्ट लें तो भी हमारा क्या कहलाएगा, बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरीके से दो चीज़ों से मिलके हमारा ये बनता है बफर सॉल्यूशन। अभी देखिए अभी हम इसके टाइप देखेंगे, आपको और बेटर समझ में आएगा। तो इसके देखिए दो टाइप्स होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, यानी कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, कि यहाँ पे वीक एसिड लिया जाता है और उसी वीक एसिड का सॉल्ट। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। वीक एसिड का जो बेस्ट एग्जांपल जिसके यहाँ पे लिख रखा है मैंने, वो है एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे सपोज करिए हमने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, ये हो गया हमारा वीक एसिड। ठीक है, अब इसी वीक एसिड का सॉल्ट, वीक एसिड का सॉल्ट यहाँ पे हमारा आएगा CH3COONA, ये है हमारा सोडियम एसीटेट। अब ये आया कहाँ से, देखिए जैसे कि हम एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूँ कि सॉल्ट बनते कैसे हैं। ये हमारा सॉल्ट है, तो सॉल्ट बनते कैसे हैं, ये हमारे एसिड और बेस के मिलने से ही हमारे सॉल्ट बनते हैं। जैसे कि आपने जो मोस्ट फेमस इक्वेशन देखी होगी जो लिखी होती है NaOH प्लस HCl, और इसके मिलने से हमारा NaCl बनता है, NaCl, और यहाँ से हमारा वाटर यहाँ से रिमूव होता है।
तो ये जो NaCl है हमारा सॉल्ट है। तो ठीक इसी तरीके से ये भी हमारा एक सॉल्ट है CH3COONA। और ये बनता कैसे है, ये इसी वीक एसिड को जब हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में मिलाते हैं तब हमारा ये बनता है, जैसे कि CH3COOH प्लस NaOH। ठीक है, तो अगर हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, CH3COO और Na यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3COONA और यहाँ से हमारे वाटर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा बना है ये क्या है, सॉल्ट है। तो ये हमारा वीक एसिड और इसी वीक एसिड का सॉल्ट, इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बफर। और जैसे कि यहाँ पे हम वीक एसिड का यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा एसिडिक बफर कहलाएगा। तो समझ आ गया, यहाँ पे सिंपली वही लिख रखा है कि एसिडिक बफर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसके एग्जाम्पल वीक एसिड हमने यहाँ पे CH3COOH ले लिया एंड इसका सॉल्ट हमारा CH3COONA ले लिया। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं एसिडिक बफर। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन दिखा दी कि कैसे हमारा CH3COONA बना है। तो ये हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से हमारे सॉल्ट बना है। तो ये हो गया आपके एसिडिक बफर। सेकंड हम बात करते हैं, ठीक इसी तरीके से हमारे बेसिक बफर बनते हैं। यहाँ पे हम वीक बेस लेते हैं और उसी वीक बेस का सॉल्ट लेते हैं। तो लिखा है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जिसकी मोस्ट फेमस एग्जांपल है वीक बेस का, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH है, ये हमने ले लिया। अब इसी सॉल्ट का हमने क्या लेना है, और सॉरी इसी बेस का हमने क्या लेना है, सॉल्ट लेना है। जैसे कि सॉल्ट कैसे बनेगा, NH4OH, ये तो हमारा हो गया वीक एसिड और सॉरी वीक बेस हो गया, प्लस इसके साथ में हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हमने मिला दिया और इसके बाद में हमारा सॉल्ट बनेगा NH4Cl। NH4 हमारा Cl यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बन गया सॉल्ट, प्लस H2 यहाँ से रिमूव हो गया। तो NH4Cl प्लस जो हमारा वीक बेस है NH4OH, इसी का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा कहलाएगा बफर सॉल्यूशन। और ये जो बफर सॉल्यूशन होगा वो हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे सिंपली वही लिखा है कि NH4OH एंड NH4Cl, इसका कॉम्बिनेशन हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन। और ये हमारा सॉल्ट कैसे बना है वो मैंने इक्वेशन नीचे लिख रखी है, NH4OH प्लस HCl, ये दोनों मिलके हमारा NH4Cl जो कि सॉल्ट है उसको बनाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये बफर का कॉम्बिनेशन होता है और बफर क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। अब देखिए हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ बफर। आपने एप्लीकेशन बतानी होंगी कि बफर आखिर कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि जो हमारी सिरप वगैरह होती हैं, प्रिपरेशंस वगैरह होती हैं, उनके पीएच को मेंटेन करना होता है तो वहाँ पे हमारे बफर सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं। तो पहला वही यूज़ है कि इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बफर आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंजेक्शन, आई ड्रॉप, ऑइंटमेंट एंड क्रीम, सिरप, सस्पेंशन। तो उनका पीएच हमने कांस्टेंट बनाने के लिए बफर का यूज़ करना होता है। तो ये जो है उसकी एप्लीकेशन है। एंड इसके बाद देखिए सेकंड है यहाँ पे देखिए वो है बफर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस टू मेंटेन कांस्टेंट पीएच। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जिसके दौरान हमारी अल्कोहल या बेवरेजेस वगैरह बनते हैं और उसके अलावा दही वगैरह, तो वहाँ पर भी पीएच को कांस्टेंट रखना होता है, जो भी हमारे माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनकी ग्रो कराने के लिए। तो वहाँ पर बफर का यूज़ करते हैं हम। एंड इसके अलावा है नेक्स्ट इसका यूज़ या एप्लीकेशन वो है बफर सॉल्यूशन यूज्ड टू कैलिब्रेट पीएच मीटर। जो पीएच मीटर अपने पिछली वीडियो में देखा था, जिसकी मदद से हम पीएच को पता करते हैं। तो पीएच को पता करने से पहले हम उसका कैलिब्रेशन करते हैं, उसकी जांच करते हैं। तो वही जांच करने में जो हमारा पीएच मीटर है और सॉरी बफर सॉल्यूशन है उसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है। एंड इसके अलावा इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बफर सॉल्यूशन यूज टू मेंटेन कांस्टेंट पीएच फॉर डाइज। तो डाइज होते हैं कलरिंग एजेंट होते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक पीएच मेंटेन किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो वहाँ पर भी बफर सॉल्यूशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एंड इसके अलावा इन अदर इंडस्ट्री बफर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेंट्स, इंक। जो इंक वगैरह हैं, पेंट्स वगैरह हैं और पेपर वगैरह हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ में भी जो पीएच है वो मेंटेन करना होता है। तो वहाँ पर भी बफर सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं। एंड इसके अलावा बफर आल्सो यूज्ड इन डेयरी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट। जो हम खाते पीते हैं, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, तो उनकी भी लाइफ साइकिल होती है कि वो इतने दिनों तक चलनी चाहिए। तो उनमें भी बफर सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं। देखिए अगर उनका पीएच चेंज हो जाएगा तो हमारे खाने वगैरह हैं वो कड़वे भी हो सकते हैं, और अगर वहाँ पे एसिडिक हो जाता है बोले तो पीएच घट जाता है, तो वो हमें जलन वगैरह भी कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बफर की एप्लीकेशन है, आपने सिंपली इसी तरीके से सारा कुछ लिखना है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है
वो होता है बफर इक्वेशन। कि बफर इक्वेशन क्या है, ये थोड़ा लॉन्ग में हो जाएगा और इसको देखिए आपने डेराइव भी करना होगा कि क्या है ये बफर इक्वेशन, कैसे ये आती है। तो सबसे पहले देखिए इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं कि क्यों आखिर हम बफर इक्वेशन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बफर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मदद से जो भी हमारे बफर सॉल्यूशन है, आप उनके पीएच को पता कर सकते हैं कि हमारा जो ये सॉल्यूशन है या जो हमारा बफर सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक भी है तो उसका एक्चुअली में पीएच कितना है। तो सिंपली बोले तो बफर के पीएच को डिटरमाइन करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ की जाती है उसको हम बफर इक्वेशन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है हेंडरसन हैसेलबेक इक्वेशन। ये इन दोनों साइंटिस्टों ने दी थी। तो लिखना है कि स्टार्टिंग में कि बफर इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन पीएच ऑफ एनी बफर सॉल्यूशन। दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय जोसेफ हेंडरसन एंड अल्बर्ट हैसेलबेक इन 1908। तो इतनी बात आपने स्टार्टिंग में लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन होती है ये एसिड और बेस दोनों बफर के लिए अलग अलग होती है, मतलब दोनों का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक कहने का मतलब है कि जो कॉम्बिनेशन होता है वीक एसिड का और उसी के सॉल्ट का। तो यहाँ पे उनके पीएच को डिटरमाइन करने के लिए जो हमारी इक्वेशन आएगी वो कैसे डेराइव होगी। तो हम देखिए स्टार्टिंग से मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ कि क्या लिखा है कि द पीएच ऑफ एसिडिक बफर can be calculated by dissociation constant of weak acid and concentration of acid and salt। कि जो भी हमारा एसिड है और सॉल्ट है वो, एंड तीसरी चीज़ है यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट। इन तीनों की मदद से हम पीएच को पता कर सकते हैं। बस इतनी बात लिखी है। इसके एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा था एसिटिक एसिड के बारे में। तो CH3COOH CH3COOH हमारा वीक एसिड है। वीक एसिड का आपको ये मालूम होगा कि ये बहुत कम डिसोसिएट होते हैं। देखिए आपने पढ़ा हुआ ना कॉन्सेप्ट कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में मिल या घुलते ही बहुत जल्दी वो डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आयन देता है तो वो हमारे एसिड कहलाते हैं। और जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, जितनी जल्दी से देगा, वो उतने ही स्ट्रांग होंगे। लेकिन यहाँ पे है ये वीक एसिड, यानी कि ये इतने ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होती, बहुत ही कम हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये डिसोसिएट अगर होते भी हैं तो ये इस तरीके से होते हैं CH3COO माइनस, जो कि एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो ये हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही लिख रखा है, ये पार्शली डिसोसिएटेड होते हैं। बोले तो ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते। सपोज करो कि अगर यहाँ पे हमारे CH3COH के 10 मॉलिक्यूल हैं तो ये उनमें से केवल 2 ही डिसोसिएट होंगे, 2 ही हाइड्रोजन आयन यहाँ पे मिलेंगे, बाकी 8 के 8 जो हैं वो अनडिसोसिएट होंगे। बोले तो बहुत ही कम यहाँ पे डिसोसिएशन होता है। सेकंड यहाँ पे दूसरा हमारा सोडियम एसिटेट जो कि हमारा सॉल्ट है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। जिसके मैंने दिखा रखा है यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे ये इरिवर्सिबल है। यानी कि ये जो है पूरा, जैसे सपोज इसके 10 मॉलिक्यूल हैं तो 10 के 10 इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। 10 के 10 यहाँ पे हमारे सोडियम और यहाँ पे ये एसिटेट आयन देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी रिएक्शन है आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा एसिटिक एसिड है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं HA। H कहने का मतलब यानी कि हाइड्रोजन आयन जिसमें होते हैं, और A बोले तो एसिड। तो HA इसको लिख सकते हैं जो डिसोसिएट होकर H+ आयन देता है और A- आयन देता है। ठीक है, दूसरी तरफ हम ये सॉल्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं BA। BA कहाँ से आया, जैसे कि हम देखिए एसिड को हम बोल रहे हैं HA, ठीक है, और बेस को हम बोलेंगे VOH। कि बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं और एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो इन दोनों के मिलने से हमारा VA बनता है, बोले तो ये सॉल्ट बनता है। बाकी H2O यहाँ से रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है। तो यहाँ पे ये जो VA जो है वो सॉल्ट है। तो ये जो CH3COONA है आप इसको VA दिखा सकते हैं, जो कि डिसोसिएट होकर B+ और A- देता है। ठीक है, तो मतलब यही रिएक्शन को हमने इन वर्डों में लिख लिया है क्योंकि हमने एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। और इसके बाद देखिए सिंपली आपने कुछ नहीं करना, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला आपने लिखना होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट या बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन जिससे हम निकालते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे कि हमारा ये 2 रिएक्टेंट है A और B, इनके मिलने से हमारा कोई प्रोडक्ट AB बन रहा है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट K इक्वल्स टू होगा जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है उसकी कंसंट्रेशन, यानी कि AB अपन जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन। तो सिंपली वही आपने दिखाना है। जो आपकी ये रिएक्शन है HA जो कि डिसोसिएट होकर H+ आयन और A- दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी कि Ka इक्वल्स टू होगा H+, ये जो आपकी प्रोडक्ट बना है उसकी कंसंट्रेशन, इंटू A- यानी कि ये भी प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन, अपॉन HA जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन। अब सिंपली इतना अगर आपको समझ आ गया तो आगे की जो इक्वेशन है वो भी बहुत सिंपली आप डेराइव कर सकते हैं। अब देखिए हमने कुछ नहीं करना, रीअरेंज करना है। हमने हाइड्रोजन आयन को इस तरफ लेके आना है और बाकी के जो है HA से मल्टीप्लाई हो जाएगा और A जो है वो नीचे आ जाएगा। थोड़ा मैथमेटिक्स से ही आपको पता ही होगा। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन इक्वल्स टू KA और HA अपॉन
ए माइनस। तो इस तरीके से आपने रीअरेंज कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ स्टार्ट होती है, जैसे कि अभी हमने HA को क्या माना था यहाँ पे एसिड, जैसे कि CH3COH जो हमारा एसिटिक एसिड है उसको ही हमने ऐसे करके लिख दिया था HA की फॉर्म में। तो ये हमारा एसिड है, तो यहाँ पे जो HA है इसकी जगह हम एसिड लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सेकंड एक और है, देखिए वो है A माइनस। A माइनस यहाँ पे एक्चुअली में है क्या, तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था जो CH3COO माइनस है उसी को हमने A माइनस के रूप में यहाँ पे दिखाया था, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा जो CH3COOH ये हमारा वीक एसिड है, तो ये बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। कहने का मतलब है कि अगर इसके 10 मॉलिक्यूल हैं तो वो केवल 2 या 1 या 3 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होते हैं, मतलब बहुत ही कम डिसोसिएशन होता है। लेकिन दूसरी तरफ CH3COONA जो हमारा सॉल्ट है उसके 10 के 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर आपके वही CH3COO माइनस ये देते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो A माइनस है या इनडायरेक्टली बोले तो CH3COO माइनस सबसे ज़्यादा जो आए हैं वो इसी से आए हैं, इनके सॉल्ट से आए हैं। बोले तो हम इसकी जगह CH3COO माइनस यानी कि जो हमारा A माइनस है उसको हम सॉल्ट मान सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्चुअली में जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्ट की ही है। मैं पूरी तरीके से नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ जो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन जो आई है इन आयंस की वो सॉल्ट से ही आई है। तो सिंपली हम यहाँ पे HA की जगह एसिड लिख देते हैं और A माइनस की जगह सॉल्ट लिख देते हैं। तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया, अब इस इक्वेशन में कुछ नहीं है, सिंपल सा आपने आगे डायरेक्ट करना है। तो H प्लस इक्वल्स टू होता है KA एसिड अपॉन सॉल्ट, तो इनकी जगह एसिड और इसकी जगह सॉल्ट हमने लिख दिया है। अब क्या करना है कि आपने दोनों साइड पर लॉग लेना है। तो लॉग लेने के लिए क्या है, सिंपली माइनस लॉग 10 H प्लस इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर भी माइनस लॉग 10 इंटू KA एसिड अपॉन सॉल्ट इस तरीके से लिखना है। लेकिन यहाँ पे अपने कोष्टक जो है जरूर से लगाने हैं। कोष्टक लगाने का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन है, जैसे कि एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट की कंसंट्रेशन इस तरीके से। और इसके बाद कि सिंपली जो यहाँ पे माइनस लॉग 10 H प्लस है उसकी जगह pH लिख सकते हैं। आपने pH की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि pH इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो log 10 होता है वो हमारा P फैक्टर होता है, उसकी जगह P लिख लेते हैं और H यहाँ पे है ही। एंड देन उसके बाद यहाँ पे माइनस लॉग 10 जो है यहाँ पे उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है दोनों में, तो माइनस लॉग 10 KA प्लस माइनस लॉग 10 एसिड अपॉन सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे pH का pH एंड माइनस लॉग 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो P एंड KA माइनस लॉग 10 और यहाँ पे हमारा एसिड अपॉन सॉल्ट सेम ऐसे ही आ गया है। तो अब इसके बाद में सिंपली आपने क्या करना है, अगर आपने प्लस लेना है तो यहाँ पे इसको उल्टा कर देना होगा, यानी कि pH इक्वल्स टू PKA प्लस लॉग 10 सॉल्ट जो नीचे था वो ऊपर पहुंच गया सॉल्ट अपॉन एसिड। तो यहाँ पे ये जो है इक्वेशन आई है एसिड बफर के लिए कि अगर आपने एसिडिक बफर का अगर pH पता करना है तो सिंपली आपने क्या करना होगा, आपने pKa वैल्यू फिल करनी है और उसके बाद में सॉल्ट की कितनी कंसंट्रेशन है वो फिल करनी है और एसिड की कितनी कंसंट्रेशन है वो फिल करनी है। देन उससे आप pH को पता कर सकते हैं। और इसके बाद कि ठीक इसी तरीके से जो हमारे बेसिक बफर सॉल्यूशन है उनके लिए भी इक्वेशन को हमने डेराइव करना होगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से एसिडिक के लिए डेराइव करी थी कि आपने एग्जांपल बताया था दोनों का, वीक एसिड का और उसके सॉल्ट का, वो फिर उनको हमने दूसरे रूप में लिखा था, जैसे कि यहाँ पे दूसरे मतलब कि सिंबल्स के रूप में यहाँ पे शो किया था। देन डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाया था और उसके बाद में हमने लॉग वगैरह लेकर के दोनों साइड में ये pH वगैरह उसका निकाला था। ठीक इसी तरीके से अब क्या हम वीक बेस का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारा वीक बेस जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो डिसोसिएट होकर NH4 प्लस और OH माइनस ये आयन देता है। ऐसे इसका सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, वो भी NH4 प्लस और Cl माइनस देता है। तो इन्हीं इक्वेशन को हम मतलब जो रिएक्शन है उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि बेस को हम BOH लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर हमारा एसिड है तो उसको हम HA लिख सकते हैं, एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। ऐसे ही बेस में जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उसको हम BOH भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे NH4OH उसको हम BOH लिख करके B प्लस OH माइनस इस तरीके से दिखा सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा सॉल्ट है वो हमारा सेम वही रहेगा, यानी कि BA जो हमारा एसिड में था, BA जो कि डिसोसिएट होकर B प्लस और A माइनस देता है। अब सिंपली कुछ नहीं, वही डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं या बोले तो जो डिसोसिएशन आयन आए हैं वो है B प्लस और OH माइनस, उनकी कंसंट्रेशन अपॉन VOH उसकी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे वही फिल कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में आपने रीअरेंज करना है, OH माइनस को यहाँ पे लाना है एंड बाकी देखिए KB में BOH मल्टीप्लाई हो जाएगा, B प्लस नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली रीअरेंज हो गया है। एंड देन उसके बाद में देखिए VOH जो कि हमने बेस माना है यहाँ पे BOH, तो उसकी जगह हमने बेस लिख देना होगा। एंड सेकंड यहाँ पे जो हमारा ये B प्लस जो आ रहा है
बी प्लस कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो NH4 प्लस जो आयन है, जो मोस्ट ऑफ द जो किसकी वजह से आएंगे, वो सॉल्ट की वजह से आएंगे, क्योंकि जो हमारा वीक बेस है वो बहुत ही कम डिसोसिएट होगा। अगर उसके 10 मॉलिक्यूल है तो केवल 2-4 मॉलिक्यूल ही वहाँ पे डिसोसिएट होंगे। तो हम मानेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो NH4 प्लस आयन आए हैं वो सॉल्ट की ही कंसनट्रेशन से आए हैं। तो हम यहाँ पे बी प्लस जो है या बोले तो NH4 प्लस जो है उसको हम सॉल्ट लिख सकते हैं। तो OH माइनस इक्वल्स टू KB कहने का मतलब है V4 बेस, K4 डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, यानी कि बेस का डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे बेस लिख देंगे, यहाँ पे हम सॉल्ट लिख देंगे। अब सिंपल सी कुछ नहीं है, वही लॉगरिथम यहाँ पे निकालना है, लॉग लगा देना है दोनों साइड में। तो लॉग लगाएंगे तो माइनस लॉग 10 OH माइनस इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 इंटू KB बेस अपॉन सॉल्ट। तो माइनस लॉग 10 OH ये क्या होता है, जिसके pH होता है माइनस लॉग 10 H प्लस, ठीक। इस तरीके से POH होता है, यानी कि माइनस जो हमारा नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोक्साइड आयन का, उसको हम POH भी बोलते हैं। तो इसको हमने POH लिख दिया एंड माइनस लॉग 10 की मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देनी है, माइनस लॉग 10 KB माइनस लॉग 10 बेस अपॉन सॉल्ट। उसके बाद में POH इक्वल्स टू PKB। देखिए यहाँ पे लॉग 10 की जगह हम P लिख सकते हैं, तो PKB प्लस, जिसके माइनस माइनस प्लस होंगे। दूसरी बात ये उल्टा भी हो जाएगा, माइनस माइनस जब प्लस होंगे तो लॉग 10 और जो सॉल्ट नीचे था वो ऊपर पहुंच जाएगा, सॉल्ट अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखिए जो POH है, तो इसी के रूप में आप किसी भी बफर सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी को पता कर सकते हैं। अगर आप बोलें कि आपको तो pH ही पता करना है, या बोले तो pH में ही एसिडिटी बेसिसिटी को पता करना है, तो सिंपली अपने POH को pH में कन्वर्ट कर देना है। तो इनमें रिलेशनशिप होती है pH प्लस POH इक्वल्स टू होता है 14, यानी कि डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर। KW कहने का मतलब है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखिए pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। अब इसी फॉर्मूले में POH की वैल्यू पुट कर देनी है, pH प्लस PKB log 10 सॉल्ट अपॉन बेस, वही वैल्यू आपने पुट करनी है इक्वल्स टू 14। अब सिंपली क्या करना है, pH को यहीं पर रहने देना है और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको इस तरफ पहुंचा देना है 14 के इस तरफ। तो यहाँ पे 14 माइनस जो यहाँ पे इस तरफ चीज़ें थी प्लस में, वो सारी माइनस में हो जाएंगी। तो 14 माइनस PKB माइनस log 10 इंटू सॉल्ट अपॉन बेस। तो ये जो है pH के रूप में आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, जो भी आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन है उसकी एसिडिटी को या बेसिसिटी को, या बोले तो उसके pH को। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो इक्वेशन है आपने डेराइव करी है दोनों की, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अगर कई बार अगर आ जाए तो आप इस तरीके से पूरा सॉल्व करके आना। और इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं, अभी जो हमने कवर करा है वो कवर करा है बफर होती क्या है, उसके टाइप क्या है और उसकी एप्लीकेशन वगैरह, बफर इक्वेशन। एंड अब देखते हैं बफर कैपेसिटी। ये कई बार 2 मार्क्स में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बफर कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिंपली वही लिखा हुआ है, बफर कैपेसिटी या बोले तो बफर की ताकत, या बोले तो बफर एफिकेसी। तो इसको आपने देखिए डिफाइन कैसे करना है। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि बफर ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि pH को चेंज नहीं होने देते हैं। अगर हम कहें कि कोई बफर सॉल्यूशन है तो वो कितनी हद तक pH को चेंज नहीं होने देगा, है ना, तो उसको हम बोलेंगे उसकी एफिकेसी या बोले तो उसकी इफेक्टिवनेस। तो सिंपली जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि ये आपका कोई प्रिपरेशन है, जैसे कि आप सिरप को ही यहाँ पे मान लीजिए और इसका जो pH है यहाँ पे हमारा 4 है, ठीक है, और इसमें हमने बफर सॉल्यूशन वगैरह को ऐड किया है। एंड अब देखिए हम बाहर से कुछ इसमें बेस वगैरह डालते हैं। जब हम बेस इसमें डालेंगे तो इसका pH बढ़ना चाहिए, बोले तो बेसिक की तरफ 5, 6, 7 ऊपर को बढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज हमने पहले 1 ml डाला तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हमने 2 ml डाला फिर भी उसकी एसिडिटी उतनी ही रही, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। 3 ml डाला, 4 ml डाला, 5 ml डाला, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर हम बोले तो उसमें हमने 7 ml या 6 ml डाला तो इसका जो pH वो 4 की जगह 5 हो गया। अब आपको इसकी लिमिट नज़र आ गई कि भाई इसमें केवल हम 5 ml तक ही कोई बेस वगैरह डाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर हमने बेस डाला तो ये pH को चेंज कर देगा, बोले तो ये इसके बस की बात नहीं है कि वो pH को रोक के रखें। तो वही कहलाएगी बफर की कैपेसिटी। तो लिखना है कि बफर कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स एफिकेसी टू रजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस, कि हमारा जो पीएच जो हमारा बफर है वो कितनी हद तक पीएच को चेंज नहीं होने देगा, उसी को अगर हम मेज़र कर लें तो वही कहलाएगी बफर कैपेसिटी। इसको हमने बफर इंडेक्स या बफर वैल्यू भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आपने ज़रूर से लिख के आना होगा 2 मार्क्स में, कि बफर कैपेसिटी यानी कि जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू होता है डेल ए या डेल वी लिख देना, कोई भी एक लिख देना, अपॉन डेल पी एच। डेल ए कहने का मतलब है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, यानी कि जो आप बाहर से ऐड कर रहे हैं वो, एंड अपॉन चेंज इन पी एच। तो इन दोनों का रेशियो हमारे कहलाता है बफर कैपेसिटी।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका कंप्लीट होता है जो हमने आज कवर करना था कि बफर वगैरह क्या है, उनके टाइप वगैरह, उसकी एप्लीकेशन, बफर इक्वेशन एंड बफर कैपेसिटी। नेक्स्ट में हम इतना पूरा कवर कर देंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।